तो वेलकम टू स्टूडेंट। आज हम स्टडी करने वाले हैं अपना नया टॉपिक दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पूल। ओके, तो ये लेक्चर नंबर 4 है ट्रांसपोर्टेशन प्लांट का। तो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो स्टूडेंट, अभी तक हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। राइट, ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखो, तो हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि पानी का एब्जॉर्प्शन प्लांट से किस तरीके से होता है। ओके, तो प्लांट की ट्रांसपोर्टेशन का हमने एक पार्ट पढ़ लिया था, दैट इज रूट प्रेशर। ओके, तो रूट प्रेशर क्या होता है? रूट प्रेशर वो होता है जब रूट के अंदर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है, तो वो क्या करता है, रूट जो होता है वो एक प्रेशर क्रिएट करता है, पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करता है, पुश करता है। पुश को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ओके, और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है वो ट्रांसपिरेशन पूल होता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ट्रांसपिरेशन पूल, और ट्रांसपिरेशन पूल ही क्या करता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हायर प्लांट में। ओके, जो 2 मीटर लॉन्ग ट्री होते हैं ना, वहां पर कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ट्रांसपिरेशन पूल। ओके, तो सबसे पहले हमको ट्रांसपिरेशन पूल को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा यहाँ पर ट्रांसपिरेशन क्या होता है। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है स्टूडेंट? देखो, ट्रांसपिरेशन को समझने के लिए भी हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या होता है स्टूडेंट? देखो, लीफ के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड स्टोमाटा। क्या बोलते हैं इसको? स्टोमाटा। ओके, तो स्टोमाटा इज ए स्ट्रक्चर विच रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ज़्यादा चैप्टर आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अगर आप पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, राइट। ओके, तो फोटोसिंथेसिस की हेल्प करता है स्टोमाटा। देखो, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है और ऑक्सीजन को बाहर निकालना होता है। तो ऑक्सीजन को बाहर निकालने का काम, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लाने का काम कौन करता है? स्टोमाटा ऑफ लीफ। ओके, तो ये दिन के टाइम पे देखो फोटोसिंथेसिस कब होती है? जब सनलाइट होती है तो डे वाला टाइम होगा, राइट। तो फोटोसिंथेसिस जब होगी, जब स्टोमाटा ओपन रहेगा, नहीं तो स्टोमाटा क्लोज रहेगा। ओके, देन यहाँ पर ये जो नाइट में क्या होता है, क्लोज होता है, डे में क्या होता है, ओपन होता है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस ओनली फॉर डे में होती है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट देखो, ये जो स्टोमाटा होता है ना, ये ओपन होता है, ऑक्सीजन बाहर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। ठीक है, राइट। और जब ये ओपन होता है तब इस स्टोमाटा से पानी का लॉस होता है। क्या होता है? पानी का लॉस, पानी बाहर आ रहा होता है स्टोमाटा से। ठीक है, तो पानी का लॉस हो रहा होता है, चाहे ना चाहे या चाहे। ठीक है, तो दैट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब कि जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है तो पानी निकलता है स्टोमाटा के थ्रू, एंड दैट इज ट्रांसपिरेशन। ओके, तो आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो सुन, लीफ जो होती है वो 2 टाइप की होती है। पहली डाइकोट एंड सेकंड अनदर दैट इज कॉल्ड मोनोकोट। डाइकोट लीफ जो होती है वो डॉर्सिवेंट्रल लीफ होती है। डॉर्सिवेंट्रल लीफ मतलब कि जो स्टोमाटा होते हैं वो सबसे नीचे होते हैं। कहाँ पर होते हैं? नीचे होते हैं। जो मैं आपको बताया था ना वाला स्ट्रक्चर, राइट, ये वाला स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था, राइट। उसमें आप देखो स्टोमाटा सबसे नीचे है, राइट। स्टोमाटा सबसे नीचे है तो क्या होगा? यहाँ पर देखो, वहाँ पर स्टोमाटा सबसे नीचे है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? डॉर्सिवेंट्रल लीफ। बट मोनोकोट लीफ में क्या होता है? स्टोमाटा नीचे भी होता है और ऊपर भी होता है। बात समझ में आई? आगे बढ़ते। हालांकि मैं आपको बता दूं, डॉर्सिवेंट्रल लीफ बायलेटरल लीफ को हम लोग डिटेल में स्ट्रक्चर करने वाले हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। तो अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर स्टोमाटा का स्ट्रक्चर। स्टोमाटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, राइट। ओके, तो आप देखो, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लेट्स हैव अ पेन। ओके, तो ध्यान से देखना, ध्यान से। ठीक है, अब देखो ये वाला जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो स्टोमाटा के बाहर वाला जो सेल्स है स्टूडेंट, ओके, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सब्सिडियरी सेल्स। क्या बोलते हैं इसको? सब्सिडियरी सेल्स। ओके, और ये जो स्टोमाटा के आसपास ही आप ये जो सेल देख रहे हो, इसको बोलते हैं हम लोग गार्ड सेल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? गार्ड सेल। गार्ड सेल ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टोमाटा को ओपन करने में और क्लोज करने में। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आपको होल दिख रहा है स्टूडेंट, जब गार्ड सेल ओपन होगा, यहाँ पर होल दिख रहा है आपको, दैट इज स्टोमेटल अपर्चर। क्या बोलते हैं इसको? स्टोमेटल अपर्चर। ओके, देन गार्ड सेल की बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी अपैरेटस। ठीक है,
ये सब वगैरह वगैरह। सेल के नॉर्मल सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वैसे ही गार्ड सेल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो गार्ड सेल किस तरीके से ओपन और क्लोज होते हैं वो हम देखने वाले। तो चलो अब हम मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पे आते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग किस बेसिस पे होती है। तो यहाँ पर पानी का बड़ा रोल है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में, और आयन का खाते पोटाशियम आयन का बड़ा रोल है। देखो जो मिनरल होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और वो वाले जो मिनरल जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि आपका मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है, ओके। उस चैप्टर में हम जो इम्पोर्टेंट जो पोटाशियम या फिर जो मिनरल हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, ओके। लेट बी देखो अब ये जो स्टोमाटा है इसके अंदर क्या होता है, देखो पहले ये क्लोज वाली सिचुएशन लेते हैं, ठीक है। तो अभी जो क्लोज वाला स्टोमाटा है स्टूडेंट, इसके अंदर क्या है, कोई भी पोटाशियम नहीं है, कोई भी पानी नहीं है, ठीक है। ये भी कुछ भी नहीं है, दिस इज रेस्ट, ओके। देन यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, पोटाशियम जो होता है, यहाँ पर पोटाशियम जो होता है वो कहाँ पर आता है, गार्ड सेल के अंदर आना चालू होता है। किस तरीके से आता है वो अभी हम नहीं देखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप इतना समझिए कि पोटाशियम किसी तरीके से अंदर आता है, गार्ड सेल के अंदर आता है, ठीक है, ओके। अब आपको मैंने बताया था, कुछ बताया था मैंने आपको, याद है आपको, राइट। जब सोल्यूट जहां पर मूव करेगा वहां पर वाटर मूव करेगा। क्यों? क्योंकि जहां पर सॉलिड ये जो पोटाशियम है ये सारे गार्ड सेल के अंदर आ जाएंगे, राइट। गार्ड सेल के अंदर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लो वाटर पोटेंशियल, सॉलिड बढ़ जाएगा, लो वाटर पोटेंशियल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बाहर की तरफ क्या है, हाई वाटर पोटेंशियल, सारे का सारे पानी से बच गया सब्सिडियरी सेल्स में, राइट, ओके। तो ये सारे का सारा पानी जो होगा वो कहाँ में आ जाएगा, गार्ड सेल के अंदर आ जाएगा। अब मेरे को एक बात बता, देखो जब बलून जो होता है, बलून जो होता है इसमें पानी अब नहीं भरते, कुछ भी नहीं भरते, हवा कुछ भी नहीं भरते, तो वो क्या कैसा रहता है, सिकुड़ा हुआ रहता है, राइट, पूरा बंद रहता है, ठीक। और आप जैसे ही इसको फुलाते हो तो अपनी शेप में आ जाता है, जो इसका शेप होता है उस शेप में आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो गार्ड सेल होते हैं इनका शेप इस तरीके का कर्व होता है, डम्बल शेप होता है, ठीक है, ओके। तो डम्बल जब होने के कारण ये क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। तो फूल जाते हैं तो इस तरीके से बोलते हैं, इस तरीके से बोलते हैं, यहाँ पर एक अपर्चर बन जाता है, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटल अपर्चर, ओके। आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट कि किस तरीके से स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग होता है। अब इसका क्लोजिंग कैसे होगा वो देखो, बड़ा सिंपल है, आप समझ ही गए होंगे। जो पोटाशियम जो अंदर आया था वो बाहर चला जाएगा, और फिर पानी जो रहेगा जो कि गार्ड सेल के अंदर है वो भी बाहर चला जाएगा। समझ में आई बात? आगे बढ़ते ट्रांसपिरेशन को कुछ फैक्टर जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं, जैसे इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। तो आप उनका डिटेल में जानते हैं और सारे सवालों के जवाब मैं नहीं दूंगा, आप दोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर का क्या मतलब है, प्लांट होता है, प्लांट के अंदर जितने भी फैक्टर्स जो ट्रांसपिरेशन को इन्वॉल्व करेंगे, जो कि अफेक्ट करेंगे, उसके रेट को बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे या फिर बंद कर देंगे या फिर फास्ट कर देंगे, उन फैक्टर को हम लोग अब स्टडी करने वाले। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है नंबर ऑफ स्टोमाटा। क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ स्टोमाटा, ठीक है। नंबर ऑफ स्टोमाटा क्यों जरूरी है देखो, वो मैं आपको बता देता हूँ, देखो, ठीक है। अब इस प्लांट में सबसे ज़्यादा स्टोमाटा है, इसमें कम है। तो आप मुझे बताओ ट्रांसपिरेशन किस में ज़्यादा होगा स्टूडेंट? ऑब्वियसली जिसमें स्टोमाटा ज़्यादा होंगे उसमें से पानी वो ज़्यादा ओपन होंगी, तो ज़्यादा ओपन होंगी तो क्या होगा, वहाँ से पानी ज़्यादा निकलेगा, राइट। पानी ज़्यादा निकलेगा मतलब ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जिसमें ज़्यादा स्टोमाटा उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन, तो स्टोमाटा सबसे ज़्यादा ट्रांसपिरेशन किसमें होगा, यस आप मुझे बताएं स्टूडेंट, ये वाले इसमें होगा, राइट, बात समझ में आई, इसमें होगा सबसे ज़्यादा ट्रांसपिरेशन, राइट, ओके। अब जो दूसरा फैक्टर है वो आने वाला है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि कहाँ कौन सी पोजीशन पर स्टोमाटा अवेलेबल है। देखो स्टूडेंट यहाँ पर डाइकोट और मोनोकोट लीफ का वापस से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो डोर्सी वेंट्रल लीफ एंड आइसो बायोलेटरल लीफ। देखो स्टूडेंट जो डोर्सी वेंट्रल लीफ होती है उसमें क्या होता है कि जो अपर सरफेस होती है, अपर सरफेस उस पर स्टोमाटा नहीं होता। क्या नहीं होता, स्टोमाटा नहीं होता अपर सरफेस ऑफ द लीफ पे, ठीक है। बट डाउन द लीफ उसके बॉटम पे क्या होता है, वहाँ पर स्टोमाटा अवेलेबल होता है, ठीक है, ओके। बट आइसो बायोलेटरल लीफ में आप समझ रहे होंगे, आइसो का मतलब सिमिलर होता है, तो सिमिलर साइड पे, दोनों साइड पे सेम साइड पे क्या होंगे, स्टोमाटा होंगे। तो देखो
जो डॉर्सिवेंट्रल लिप है उसके बॉटम पे है, तो सन तो ऊपर, सनलाइट तो ऊपर से आ रही, ठीक है, तो इवोपोरेशन भी ऊपर से होगा, राइट। ओके, इवोपोरेशन भी ऊपर से होगा, राइट। तो स्टोमेटा तो नीचे है, ऊपर है नहीं, ठीक है, तो इवोपोरेशन कम होगा, इवोपोरेशन कम होगा तो डॉर्सिवेंट्रल लिप में क्या आप मुझे बताया, ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सनलाइट नहीं पहुंच, सनलाइट नहीं पहुंच रही, तो इवोपोरेशन क्या होगा, इवोपोरेशन नहीं होगा तो ट्रांसपिरेशन रुक जाएगा। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखो अब ऐसे बाइलेटरल लिप में क्या समझो, देखो इस पे जो अपर सरफेस पे भी स्टोमेटा है, राइट, इसके अपर सरफेस पे भी स्टोमेटा, लोअर सरफेस पे भी स्टोमेटा है, तो सुन यहाँ से सनलाइट आई तो स्टोमेटा ज़्यादा खुले रहेंगे तो इवोपोरेशन ज़्यादा होगा, पानी का इवोपोरेशन ज़्यादा होगा मतलब ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर इज परसेंट ऑफ ओपन स्टोमेटा। ओके, तो सुन ओपन स्टोमेटा का परसेंट कितना है यहाँ पर, देखो क्या बात की जा रही है यहाँ पर। देखो स्टूडेंट, ये जो प्लांट होता है इसको, ये जो प्लांट है इसको कार्बन डाइऑक्साइड कम चाहिए, ठीक है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड कम चाहिए, तो ये जो प्लांट है इसको कम ओपन, स्टोमेटा को कम ओपन करना है, ठीक है। अब स्टोमेटा को कम ओपन करेगा तो यहाँ पर कितना परसेंट हो जाएगा, 70% मान लो, 70% मान लो, ठीक है। 70% में इसने ओपन रखा स्टोमेटा को, ठीक है, बट इसने 90% ओपन रखा। आप मुझे बताओ इसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगा कि इसमें ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली स्टूडेंट, जिसमें स्टोमेटा ज़्यादा ओपन रहेगा उसमें क्या होगा, जिसमें स्टोमेटा ओपन रहेगा उसमें क्या रहेगा, ज़्यादा देर तक वो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन करेगा। ओके, तो ये वाला जो आपको दिख रहा है ये वाला प्लांट, ये ज़्यादा ट्रांसपिरेशन करेगा क्योंकि ये ओपन स्टोमेटा, इसका परसेंटेज ज़्यादा है। तो नेक्स्ट फैक्टर इज वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट। उसमें पानी का अमाउंट भी प्लांट की ट्रांसपिरेशन पे अफेक्ट करता है। किस तरीके से देखो, ठीक है, अब मान लीजिए एक प्लांट है, प्लांट के अंदर क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके अंदर पानी कम है, पानी कम है तो ये बचा के रखेगा, ठीक है, उड़ाएगा नहीं पानी को, स्टोमेटा को क्लोज कर देगा, ठीक है, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो क्या होगा वहाँ पर, यस, स्टोमेटा क्लोज होने पर वहाँ पर ट्रांसपिरेशन रुक जाएगा, ठीक है। तो पानी कम देता है तो ट्रांसपिरेशन कम देता है, पानी बढ़ जाता है तो ट्रांसपिरेशन भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर इज प्लांट कैनोपी। प्लांट कैनोपी क्या होता है? प्लांट कैनोपी मतलब कैनोपी मतलब क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर, किस तरीके का स्ट्रक्चर वो मैं आपको बताता हूँ। देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखो, दैट इज कैनोपी। इसको क्या बोलते हैं? कैनोपी बोलते हैं प्लांट की, ठीक है। तो कैनोपी क्या होती है? जो ब्रांचिंग अरेंजमेंट होता है प्लांट के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं? कैनोपी। तो जिस प्लांट में सनलाइट की जो अमाउंट है वो ज़्यादा पड़ेगा लीफ पर, उसमें ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। और जिस टाइप के कैनोपी के स्ट्रक्चर में अगर सनलाइट जो होती है, राइट, सनलाइट जब पड़ेगी तो वहाँ पे क्या होगा? ट्रांसपिरेशन कम होगा। क्यों? क्योंकि कैनोपी है, इसका स्ट्रक्चर वैसा है। जैसे ये वाला आप देखो, इसमें ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा कि कम होगा? इसमें ब्रांचेस कम है, ठीक है, ब्रांचेस कम है मतलब कि लीफ जो होगी वो खुली रहेगी, ठीक, लीफ जो रहेगी वो खुली रहेगी, तो इसमें क्या होगा? ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सनलाइट का अमाउंट ज़्यादा पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन फिर आप इसमें देखो, इसमें ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो पाएगा क्या? नेक्स्ट फुट इसकी जो अपर सरफेस होगी वहीं पर लीफ पे सनलाइट आ रही होगी, राइट, वहीं पर लीफ की सनलाइट आ रही होगी, तो वहाँ पर क्या होगा? वहीं पर सनलाइट ज़्यादा होगी तो वहाँ पर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। लेकिन इसके अंदर की साइड पे ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर परछाई है, इसकी लीफ जो है वो सनलाइट को इंटर नहीं करने देगी, ठीक है। इस टाइप के कैनोपी में ट्रांसपिरेशन कम होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने यहाँ पर इंटरनल फैक्टर पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर क्या होता है? देखो जो बाहर की चीज़ होती है, प्लांट के बाहर की चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक। तो एक्सटर्नल फैक्टर क्या होता है? देखो टेम्परेचर, जैसे कि टेम्परेचर, इसमें जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है, पानी उतना ज़्यादा इवेपोरेट होगा, पानी इतना ज़्यादा इवेपोरेट होगा मतलब ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा। ओके, लेकिन अगर टेम्परेचर कम है तो इवेपोरेशन कम होगा, ट्रांसपिरेशन कम होगा। आई होप अंडरस्टैंड इट। आगे बढ़ते हैं। अब सुन, ये लाइट का भी एक इम्पैक्ट मैंने आपको बता दिया था पहले, ठीक है, राइट। लाइट भी एक्सटर्नल फैक्टर का इम्पैक्ट करती है, देखो, ठीक है। अगर सनलाइट कम है तो कम ट्रांसपिरेशन होगा, ठीक है। अगर सनलाइट ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा।
ओके। तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे यहाँ पर ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी क्या होता है स्टूडेंट, देखो यहाँ पर ये जो लीफ है इसकी सरफेस के बाहर कम वाटर वेपर है, ठीक है स्टूडेंट। इसकी सरफेस पे क्या है, कम वाटर वेपर है, राइट। इसके बाहर ज़्यादा वाटर वेपर है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। ओके, तो अब यहाँ पर कम वाटर वेपर है, तो यहाँ पर ज़्यादा वाटर वेपर है, तो यहाँ से ट्रांसपिरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, बट यहाँ पर क्या है, बाहर की तरफ ज़्यादा वाटर वेपर है, अंदर की तरफ कम वाटर वेपर है। इसके कंपैरिजन में अंदर की तरफ कम वाटर वेपर है, राइट स्टूडेंट। ओके, तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, लेकिन ट्रांसपिरेशन यहाँ से यहाँ आता है स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो वाटर वेपर है ये क्या करेगी, यहाँ पर ट्रांसपिरेशन को कम कर देगी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। अब हम नेक्स्ट फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड विंड स्पीड। विंड स्पीड क्या होता है, विंड स्पीड मतलब कि एक 3 सिचुएशन लेंगे हम इसके लिए, ठीक है। पहली सिचुएशन ये सुन कि यहाँ पर 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड चल रही है, यहाँ पर मॉडरेट स्पीड से विंड चल रही है, यहाँ पर फास्ट स्पीड से विंड चल रही है। ओके, तो स्टूडेंट होगा क्या, देखो यहाँ पर नॉर्मल ट्रांसपिरेशन होगा, यहाँ पर जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं वैसे वैसे ट्रांसपिरेशन कम होता जाता है, ठीक है। बट 40 से 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कोई भी चीज़ चलेगी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर राइज कर जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ओके, तो टेम्परेचर राइज करने पे क्या होता है स्टूडेंट, आप मुझे बताएं, ट्रांसपिरेशन भी बढ़ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलो। तो स्टूडेंट ये एक एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, बाकी मैं इसको लेबलिंग शीट में डाल दूंगा, तो आप इसको भी स्ट्रक्चर के रूप में आपको स्टडी कर सकते हो। ओके, तो आप देखो यहाँ पर सबसे पहले जो आपको गार्ड सेल दिख रही है, स्टोमेटल अपर्चर दिख रहा है, इसके ऊपर एक फाइबर नाम की चीज़ होती है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोफिब्रिल, ठीक है। इसका काम कुछ नहीं होता स्टूडेंट, इसका काम जो होता है वो गार्ड सेल को के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट देखो, अभी तक हमने ट्रांसपिरेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर यूज ऑफ ट्रांसपिरेशन मतलब कि क्या क्या यूज होते हैं ट्रांसपिरेशन के, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन के बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे कि अभी हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपिरेशन पूल। तो ट्रांसपिरेशन पूल जनरेट करता है, उसकी वजह से पानी 1 से 2 मीटर तक की दूरी भी तय कर सकता है प्लांट के अंदर। ओके, राइट। उसमें जो फोटोसिंथेसिस वाली जो प्रोसेस होती है, ठीक है, उसमें पानी चाहिए होता है, तो कौन लाएगा उसको, पुल, ट्रांसपिरेशन पुल। वो ट्रांसपिरेशन पुल कहाँ से आता है, ट्रांसपिरेशन से आता है। अब देखो इस पानी को निकालना है, ये जो पानी बना है वापस से इस पानी को निकालना है, ठीक है। यहाँ पे पानी जो जोड़ते हैं हम लोग, पानी को निकालते भी है, ठीक है। तो पानी जी ये जो पानी बना है इसको निकालने की जरूरत है, तो इसको निकालेंगे कैसे हम लोग, देखो इसको निकालने के लिए हमको किसकी जरूरत है, ट्रांसपिरेशन की जरूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे मिनरल कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो मिनरल जो होते हैं वो मिनरल जैसे कि सोडियम, पोटासियम, ठीक है, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, ठीक है, राइट। ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनको भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए पानी को जब ऊपर से आ रहा होता है, मैंने आपको बताया था नदी का एग्जाम्पल लेके, रिवर फ्लो को याद करो, रिवर फ्लो का एग्जाम्पल लेके मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से पानी स्पीड में बहता है उसी तरीके से मिनरल भी स्पीड में बहते हैं, ठीक है, राइट। ओके, तो मिनरल को भी ट्रांसपोर्ट करने का जिम्मा किसने उठाया हुआ है, ट्रांसपिरेशन पूल ने उठाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट यूज है इसका, इवेपोरेशन हो जाता है तो टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। लीफ का जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है और फिर ये कूल करती है लीफ सरफेस को, ठीक है। तो सनलाइट आ रही होती है स्टूडेंट, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर देखो अगर ज़्यादा ही सनलाइट पड़ जाएगी लीफ पर तो लीफ का जो क्लोरोफिल जो होता है वो ऑक्सीडेशन हो सकता है, फोटो ऑक्सीडेशन हो सकता है, राइट। उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको बचाने के लिए लीफ को ठंडा रखने की जरूरत है। वो ठंडा कौन करता है, ट्रांसपिरेशन करता है। किस तरीके करता है, इवेपोरेशन कर देता है पानी का, तो टेम्परेचर ऑलरेडी कम हो जाता है। टेम्परेचर कम होने पर क्या होता है, लीफ ठंडी हो जाती है, कूल लीफ सरफेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब स्टूडेंट ये जो प्लांट होता है, इसकी जो सेल होती है उसको टारगेट रखने का काम कौन करता है स्टूडेंट, देखो यहाँ पर ट्रांसपिरेशन करता है। कौन करता है यहाँ पर, ट्रांसपिरेशन करता है। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट प्लांट जो होते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है C3 प्लांट, अनदर दैट इज C4 प्लांट।
तो तीसरी प्लांट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मान लो वो 4 वाटर के मॉलिक्यूल यूज करता है एक बार में, ठीक है। और C4 प्लांट देता है फोटोसिंथेसिस के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज करता है एक बार में, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, ये पानी ज़्यादा खा रहा है, ये पानी कम खा रहा है, ठीक है। कितना कम खा, ये इससे 2 गुना कम खा रहा है। किससे 2 गुना कम खा रहा है? C3 प्लांट से C4 प्लांट जो है वो 2 गुना कम खा रहा है पानी को। मतलब ये इससे ट्वाइस एफिशिएंट है। मतलब क्या, अगर आप इसको 2 मॉलिक्यूल दे दोगे तब भी फोटोसिंथेसिस आराम से हो जाएगी, लेकिन अगर आप इसको 2 मॉलिक्यूल दोगे ये बोलेगा नहीं मेरे को तो 4 ही मॉलिक्यूल चाहिए। और सिल्वर बोलते ना नहीं मुझे तो 4 ही मॉलिक्यूल चाहिए, तो बोलते ना, राइट, वैसा है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी जो C4 प्लांट है ये किसके कितना डबल है इसके? ट्वाइस, ठीक है, इन द टर्म ऑफ एफिशिएंसी। आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो अब मेन थिंग पे आता है, दैट इज ट्रांसपिरेशन पुल मैकेनिज्म। ओके, जो बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं इसके अंदर पानी और मिनरल किस तरीके से इतनी लंबी हाइट तक पहुंच पाता है और ग्रेविटी का इस पर असर भी नहीं पड़ता, राइट। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि बिकॉज ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, जैसे कोहेजन, एडेशन, राइट, सरफेस टेंशन। ओके, राइट, तो कोहेजन, एडेशन एंड सरफेस टेंशन जो होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर होती है, जिसकी वजह से पानी जो होता है वो फॉल नहीं कर पाता, ठीक है, वो अपवर्ड ही जाता है। ओके, तो क्या होता है ये आप थोड़ा सा घबरा गए होंगे, मुझे पता है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। हर एक बात मैं आपको अच्छे समझाऊंगा, ठीक है, आपको समझ में भी आएगा। तो एक और बात बता दूं मैं आपको, ये जो वाटर और मिनरल को मिला करके क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेप, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कोहेजन, एडेशन एंड सरफेस टेंशन, ठीक है। तो कोहेजन क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड कोहेजन, ठीक है। वाटर के बीच में ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, यहाँ पर बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो कोहेजन का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो वाटर के बीच में जो अट्रैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हमको? हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, देन एडेशन क्या होता है? अट्रैक्शन ऑफ वाटर। मान लो ये वाटर है, ठीक है, और ये सरफेस है। ये कौन सी सरफेस है? पोलर सरफेस। इस वाटर का जो ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर लॉन्ग पेयर होता है, लॉन्ग पेयर का कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस पोलर सरफेस की जो पॉजिटिव साइड होती है उस पर जाकर के चिपक जाता है, ठीक है। तो डाइपोल इंटरेक्शन दिखाता है एक के साथ में। क्या कौन सा इंटरेक्शन दिखाता है? डाइपोल इंटरेक्शन दिखाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। आगे बढ़ते, सरफेस टेंशन जो होता है इसमें एक स्पेशल अट्रैक्शन होता है। किस तरीके का अट्रैक्शन होता है देखो, ठीक है। तो सरफेस पे जो पानी होता है वहां पर कुछ अलग केमिस्ट्री चल रही होती है, और जो नीचे जो पानी होता है उधर अलग तरीके की फोर्स लग रहे होते हैं, ठीक है। तो जो सरफेस वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट, पहले हम बल्क में देखेंगे फिर हम सरफेस पे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बल्क में देखते हैं। देखो तो बल्क पे जो आपको जो वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है ना स्टूडेंट, राइट, देखो आपको समझाता हूँ। देखो अब ये जो बल्क पे जो वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है इसकी तरफ से कौन कौन फोर्स लगाएगा स्टूडेंट? इसकी तरफ से यही फोर्स लगाएगा, यही फोर्स लगाएगा, यही फोर्स लगाएगा, यही फोर्स लगाएगा, ठीक है, राइट। चारों तरफ से इसके ऊपर फोर्स लगेंगे। ओके, लेकिन तो ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है ये थोड़ा स्टेबल फील करेगा। इधर से ही फोर्स लग रहा है, इधर से ही फोर्स लग रहा है, इधर से ही फोर्स लग रहा है, नीचे से ही फोर्स लग रहा है और राइट साइड से ही फोर्स लग रहा है, राइट, ठीक। तो ये जो है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। लेकिन सुन, तो सरफेस वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है ना उसके साथ में क्या हो रहा है देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है देखो स्टूडेंट, ठीक है, इसमें ये होता है कि ये जो सरफेस मॉलिक्यूल है इसके इधर खींचेंगे, इधर खींचेंगे, इधर खींचेंगे, इधर खींचेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट ऊपर की तरफ तो कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं, ठीक है, ऊपर की तरफ तो कोई मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है। ऊपर की तरफ मॉलिक्यूल नहीं है स्टूडेंट, तो ये अनस्टेबल फील करेगा कि मुझे तो खाली बस नीचे से ही खींच रहे हैं लोग, नीचे ही खींच रहे, नीचे ही खींच रहे, जैसे आपको खींचते ना आपके रिलेटिव, राइट, नीचे ही खींच रहे, नीचे ही खींच रहे, ठीक है। ऊपर बढ़ने नहीं दे रहे मेरे को, ठीक है, राइट। ओके, तो ज़्यादातर रिलेटिव जो होते हैं वो मतलब ऐसा कुछ करते हैं, बट आपके जो रियल रिलेटिव होते हैं जैसे आपके मम्मा पापा, ठीक है, राइट, ओके, जैसे आपके भाई बहन, ठीक है, वो आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं, इसलिए उनको कांटेक्ट में रहना जरूरी है, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ में कांटेक्ट बनाओगे कि जो मतलब कि ऐसे लोगों के साथ में कांटेक्ट बनाओ जो आपको
पुश करे आगे बढ़ने के लिए, ठीक है राइट। ओके, बट जो रिलेटिव आपको नीचे दिखाते हैं आप उन्हीं की ताकत को बढ़ा लो, ठीक है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। जो लोग मुझे मतलब ऐसे बोलते कि तुझसे नहीं हो पाया, ऐसे नहीं हो पाया, नहीं पाया, मैं बोलता हूँ करके दिखाऊंगा, ठीक है। ओके, तो आपको भी ऐसा करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये क्या होगा, यहाँ पर सरफेस टेंशन लगेगा इसको, ठीक है राइट। ओके, और फिर अगर हम इस वाटर मॉलिक्यूल को निकालेंगे ना, राइट, निकालेंगे तो इसके साथ में इसका साथ वाला भी निकलेगा, पूरी की पूरी चेन निकलेगी इस तरीके से। किस तरीके से, देखो इस तरीके से पूरी पूरी चेन निकल जाएगी। तो ये जो चेन निकली किस किस कैसे हो पा रहा है, ये हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द टेंसाइल फोर्स। इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है जिसकी वजह से वो क्या होता है, खींचाता है पानी का जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, खींचाता है, ठीक है, पुल होता है, ठीक है। ओके, तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ये सब हम कहाँ यूज़ करेंगे, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट का यूज़ भी बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना। आगे बढ़ते हैं। और स्टूडेंट देखो आप समझ गए होंगे, देखो वैसे आपको पता ही होगी ये बात, आपके मर्ची में जनरली पढ़ रहे होते हैं कि जो लिक्विड फेस वाला जो वाटर होता है उसके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू द गैस, ठीक है। गैस के मॉलिक्यूल इतने ज़्यादा पास में नहीं होते इसलिए हमको गैस बोलते हैं। लिक्विड में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो पास होते हैं, और सॉलिड में तो और ज़्यादा पास होते हैं, इसलिए हमको क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। ये बात आपको पता होगी, ये बात बायोलॉजी में लिख दी थी, ठीक है, बट कोई बात नहीं, हमने इसको समझ लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट ये क्या करती है, ये जिस सारी जो मैंने प्रॉपर्टी बताई वाटर की, ये वाटर को क्या करती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। मतलब कि ये पानी जो है वो अलग नहीं हो सकता एक दूसरे से, पोलर सरफेस से भी अलग नहीं हो सकता और खुद के मॉलिक्यूल से भी अलग नहीं हो सकता अगर हम खुद टेंसाइल स्ट्रेंथ से खींचे तो, ठीक है। इसका क्या यूज है वो अभी हम देखने वाले हैं। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है ये, और हाई कैपिलरिटी देता है। कैपिलरिटी क्या होती है, लेट्स हैव अ लुक। तो कैपिलरिटी को समझने के लिए देखो यहाँ पर 3 टेस्ट ट्यूब लिए, एक थोड़ा मोटा है, ठीक है, इससे पतला, और ये तो बहुत ज़्यादा पतला है, ठीक है। ओके, इन तीनों में मैंने सेम अमाउंट का वाटर डाला, 5 ml 5 ml 5 ml, ठीक है। ओके, तो फिर देखो यहाँ पर वाटर का लेवल कहाँ तक है, यहाँ तक है, ठीक है, और इसका यहाँ तक है, इसका तो पूरा बाहर निकलने वाला था, ठीक है राइट। ओके, तो दैट इज कैपिलरिटी, ठीक है। जिसकी हाइट ज़्यादा हो जाएगी पानी की, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाई कैपिलरिटी, ठीक है। ओके, जितनी पतली नली होगी उतने ज़्यादा भरेंगे हम, उसमें पानी ज़्यादा भरेगा, ठीक है। ओके, और जितनी मोटी पाइप होगी इसमें अगर हम पानी डालेंगे तो इसमें पानी नीचे जम जाएगा, ठीक है। डायमीटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिलरिटी। जितना टेस्ट ट्यूब का डायमीटर कम होगा उतना ही कैपिलरिटी बढ़ेगी, जितना डायमीटर बढ़ेगा उतनी कैपिलरिटी कम होगी। इसका सबसे लो कैपिलरिटी स्टूडेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा वो किस तरीके से यहाँ पर यूज होता है। देखो उसमें जो रूट होती है ना, रूट वहाँ से पानी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है राइट। ओके, ये पूरा जाइलम है, ठीक है, ट्रैकिया एलिमेंट है यहाँ पर, ठीक है राइट। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जाइलम। जाइलम को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रैकिया एलिमेंट होते हैं इसके अंदर। ट्रैकिया एलिमेंट में 2 चीज़ें आती है, दैट इज कॉल्ड ट्रैकिड एंड वेसल एलिमेंट, ठीक। उसमें जाइलम के आपको पता होगा 4 पार्ट होते हैं, कौन से पार्ट होते हैं वो, ट्रैकिड, वेसल, जाइलम पेरेंकाइमा एंड जाइलम फाइबर। ओके, तो जो जाइलम पेरेंकाइमा और जाइलम फाइबर है वो ज़्यादा वाटर ट्रांसपोर्ट में काम नहीं करते हैं, ठीक है, बट जो ट्रैकिड वेसल जो होते हैं वो वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प, मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट उनको कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर कंटिन्यूसली चेन बनी हुई है पानी की, ठीक है, और वो कहाँ तक जा रही है, लिप तक जा रही है। ध्यान से सुनना मेरी बात, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान कंसंट्रेशन करने की जरूरत है। देखो ठीक है, अब ये जो पानी की कंटिन्यूस चेन बनी हुई, यहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा पानी और यहाँ से क्या होगा, निकल रहा है, कैसे, ट्रांसपिरेशन से, ठीक है। ओके, तो फिर देखो अब ये जो 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, कोहेशन, ठीक है। जो ट्रेकिया वाली जो एलिमेंट होती है, ट्रेकियरी जो एलिमेंट होते हैं उस पर कौन सी सरफेस होती है, पोलर सरफेस होती है, ठीक है। जो पोलर सरफेस होती है वो क्या करती है, पानी को उसकी सरफेस के साथ में भी जोड़ के रखती है, कौन, ट्रेकियरी एलिमेंट, ठीक है। ट्रेकियरी एलिमेंट और पानी के बीच में कनेक्शन होता है जिसको जोड़ के रखती है, जाने नहीं देती, नीचे गिरने नहीं देती। कभी नीचे गिर भी जाए तो कौन संभालता है उसको, रूट प्रेशर संभालता है। ये बात आपको याद रखनी होगी, या फिर नोट बुक में लिख लो, मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। ओके, नोट्स में बाद में लिख दूंगा, अभी टाइम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो ठीक है,
अब देखो यहाँ से पानी खींचा रहा तो इसके बाद वाला ही मॉलिक्यूल हिलेगा, ठीक है, इसके बाद वाला मॉलिक्यूल हिलेगा, फिर ये वाला इस पे फोर्स लगाए, ये वाला भी आगे बढ़ेगा, 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 ठीक है। ऐसे करते करते क्या होगा यहाँ पर, ऐसे करते करते क्या होगा, ये जो पानी है ये अब्जॉर्ब होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, ठीक है। ऊपर से इधर फोर्स लगते जाएगा लगते जाएगा लगते जाएगा, इमेजिन करने की कोशिश करना, ठीक है, राइट। ये जो पानी यहाँ पर अब्जॉर्ब होता रहेगा, ठीक है, ये आगे बढ़ता जाए आगे बढ़ता जाए, ये यहाँ पर पुल जनरेट कर रहा है, खींच रहा है, सरफेस टेंशन की जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर यूज हो रही है, देखना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो वाटर है खींच रहा है खींच रहा है खींच रहा है, ठीक है। तो ये भी आगे बढ़ेगा ये भी आगे बढ़ेगा ये भी आगे बढ़ेगा, ठीक है, राइट, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर पानी का ट्रांसपिरेशन पुल लगता है, यहाँ पर पुल क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होना होता है वो हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब उसमें जो कंटिन्यूस चेन होती है वाटर मॉलिक्यूल की, वो हम देखेंगे, ठीक है, राइट, ओके। तो कब हम डिटेल में जानने वाले हैं कि एक्चुअल में होता क्या, देखो, ठीक है। इस डायग्राम को देखो स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट होता क्या, देखो कि यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल है, देखो 1 2, मैं यहाँ पर गिन लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है वो एक ट्रैकियरी एलिमेंट को कवर कर रहा है, ठीक है, ओके। रूट में भी वैसा वैसा सेम सीन है, ठीक है। स्टूडेंट हमने यहाँ पर लीफ को झूम करके बताया है यहाँ पर, देखो, ठीक है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। तो अब देखो होगा क्या, देखो यहाँ पर ध्यान देना मेरी बात पे, ठीक है, ध्यान देना, देखो। अब स्टूडेंट ये जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पर ये जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है स्टूडेंट, ठीक है, राइट। अब ये बाहर भी निकल जाएगा, बाहर निकलेगा, ठीक है, राइट, ओके। अब ये वाला इस पे पुश लगाएगा, ये वाला जो है, ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है ये वाला इस पे पुश लगाएगा, तो ये वाला इधर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला इसको इधर खींच के ले जाएगा, ठीक है, तो ये वाला इधर की तरफ आ जाएगा। अब ये भी चुप बैठेगा कि मेरे को भी ले जाओ उधर, तो ये भी ले जाएगा, ठीक है। ऐसे करते करते स्टूडेंट वाटर मॉलिक्यूल मूव करते जाएंगे, यहाँ से पानी निकलता जाएगा, पानी यहाँ से ऑब्जर्व होता रहेगा, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता रहेगा, क्यों, क्योंकि कोहेशन फोर्स वाटर मॉलिक्यूल के बीच में टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। बात समझ में आई स्टूडेंट। फिर जाकर के फाइनली जाइलम से लीफ के जो पार्ट होता है वहाँ से पानी निकलता है, तो पानी कहाँ पे जाता है, सबसे पहले जो स्पॉन्जी पेरेंकाइमा सेल होती है जो कि वाटर करने के लिए हेल्प करती है, ठीक है, वहाँ पर जाता है। तो वहाँ पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, एटमॉस्फेयर में लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रहता है, ठीक है। हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरह मूव करेगा, तो स्टोमेटा से वो पानी जो होगा वो बाहर निकल जाएगा, ओके। तो सुन आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में, और भी हमने यूज देखे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो सुन इसके नोट्स, इसके पीडीएफ नोट्स और लेबलिंग शीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इस पर जाकर क्लिक करें, आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, आपको मजा आएगा, ठीक है, राइट, ओके। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।